अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इसी वर्ष बल्कि इस वर्ष के पहले एक नारा आया था भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, बड़ा पॉपुलर हुआ था, बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। आज समाजवादी पार्टी ने कल एक कार्यक्रम किया और उन्होंने एक नया नारा दिया, एक रहोगे के नेक रहोगे का जवाब दिया है। आओ गले मिलें। कौन किससे गले मिलाना चाहता है, कौन बटना कटना है और किसको नेक रहना है, हमें इसके बीच ही राजनीति को तलाशना चाहिए कि दोनों पार्टियां वैचारिक तौर पर जब टकरा रही हैं तो उनके पास अस्त्र शस्त्र क्या हैं। आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, दो बड़े नारे निकल कर सामने आए। एक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया, बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। यानी एकता का इस सार में ही आपकी अच्छाई, आपका विकास, आपकी सुरक्षा निर्भर करती है। एक रहोगे तो नेक रहोगे के नारे के पीछे उनका संकल्प वृहद हिंदू एकता की बात है। बीजेपी कहती नहीं है, लेकिन दरअसल वो वृहद हिंदू एकता की बात करते हैं। और एक रहोगे तो नेक रहोगे का तात्पर्य, अगर आप एक हैं तभी आप प्रगति करेंगे, विकास होगा, आपके हिस्से में चीज़ें आएंगी और आप सेफ रहेंगे। ये नारे से बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का मसला स्पष्ट है, साफ है, क्रिस्टल क्लियर, लाउड एंड क्लियर। ये बीजेपी का मत है। इसी मत को लेकर वो चुनाव के बाद से आगे बढ़े। जून 2024 के परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उसमें बड़ी क्लैरिटी उत्तर प्रदेश में, कम से कम यूपी के दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी और बीजेपी को एक आगे बढ़ने का गो हेड का विजन दिया। वो विजन एकदम क्लैरिटी का था। वो जब ये कहते हैं कि 80 और 20 की लड़ाई है तो बिल्कुल साफ कहते हैं कि ये हिंदू मुसलमान है, कहते नहीं है पर सार वही है। तो फिर अपोजिशन इस वृहद हिंदू एकता के जो नारे हैं, जो मुख्यमंत्री की तरफ से लग रहे हैं और जिनका ग्राउंड पर प्रभाव भी है। बहनों भाइयों, कोई यूं ही इतने वर्षों तक पॉपुलर नहीं रहता, उसके पीछे उनकी नीति रीति, काम करने का तरीका और वृहद हिंदू एकता के संकल्प है। तो फिर अपोजिशन के पास क्या है और अपोजिशन कैसे इसको डील करेगा, इस विजन को, इस विचार को, इस नारे को और बीजेपी और मुख्यमंत्री के इस संकल्प को। उसकी एक झलक कल दिखी। कहां दिखी? समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में। ईद के पश्चात एक कार्यक्रम किया गया, ईद मिलन समारोह, लेकिन उसको नाम दिया गया आओ गले मिले। कौन किससे गले मिलाना चाहता है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इनको गले मिलाने की बात है या फिर समग्र समाज की बात है, वृहद समाज की बात है? क्लैरिटी न उधर है और न क्लैरिटी इधर, लेकिन बहन भाइयों मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। ये किसको गले मिला के रखना चाहते हैं? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, एक हो जाओ। वो किसकी बात करते हैं? वृहद हिंदू एकता की बात। जातियों में नहीं बंटना है, पंथों में नहीं बंटना है, किसी आधार पर बंटना नहीं है, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये क्या कह रहे हैं? आओ गले मिलें। बहन भाइयों, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बिना थॉट प्रोसेस के नहीं चलती। सब एक वैचारिक धरातल पे खड़ी हुई राजनीतिक पार्टियां हैं और जिनका कोई विचार नहीं है वो राजनीतिक पार्टियां खत्म हो जाती हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक बार सत्ता आई, दो बार सत्ता आई, खत्म। जिनके पास वैचारिक धरातल नहीं है, विचार नहीं है और उन विचारों पर वो जीते नहीं है, वो पार्टियां खत्म हो जाती हैं। ये दो पार्टियां क्यों सरवाइव कर रही हैं? क्यों बीएसपी की ये हालत पर पहुंच गई? क्यों आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सत्ता खो दी, हाशिए की तरफ बढ़ी? क्यों कितनी पार्टियां आई, उत्तर प्रदेश में खत्म हुई? वैचारिक धरातल नहीं है और यही वैचारिक धरातल विचार देते हैं और जोड़ने की कोशिश कर। इसलिए दोनों के नारों को समझने और उनका विश्लेषण करने की आवश्यकता है। क्यों है? क्योंकि 27 का चुनाव का ये प्लेटफॉर्म है। वंस अगर आप ये समझ गए कि इन दोनों के भीतर चल क्या रहा है, किस विचार पर खड़े हो रहे हैं, इनकी जमीन क्या है। किसान जब गेहूं की फसल डालता है ना तो पहले ज़मीन ठीक करता है, जोतता है, अच्छे से खाद डालता है, बीज डालता है, पानी डालता है। और कब पानी डालना है,
कब खाद डालनी है। ऐसा भी नहीं कि दिन भर खाद लिए खड़े हो, और ऐसा भी नहीं कि रात भर सिंचाई किए जा रहे हो, फसल नष्ट हो जाए। समय पर। तो ये दोनों पार्टियां समय पर एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रही हैं, उधर और इधर। जनता किसके साथ है? वो एक रहोगे तो नेक रहोगे के साथ है, बटोगे तो कटोगे के साथ है, या फिर आओ गले मिलने इसके साथ है। पब्लिक कहां जाएगी? जनता का मंतव्य क्या है, यह समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यही वो दृष्टिकोण है जो बीजेपी को सत्ता में बरकरार रखेगा, और सपा का ये दृष्टिकोण है जो सत्ता छीनने में उसकी सहायता कर सकता है। और दोनों दल के पास अपने विचार हैं, अपना वैचारिक धरातल है, और अपने अपने वोट बैंक है। इसलिए इन नारों का आज विश्लेषण होना बेहद जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, उत्तर प्रदेश के समाज के लिए इसका विश्लेषण करना बेहद आवश्यक है। इसलिए मैंने आज ये रखी है परिचर्चा। तो कुछ बयान सुने, फिर आज बहुत अच्छी डिबेट इस मसले पर हम करेंगे। केवल 27 का चुनाव चिड़िया की आंख की तरह दिखाई पड़ रहा है। किस तरह भ्रम फैला के फर्जी नकली बातें करके लोगों को अपनी ओर मोटिवेट कर पाए, 27 में कैसे हमारे वोट बैंक के रूप में ये समाज इस्तेमाल हो पाए, इसके लिए सारी हसरत और कसरत करने का काम आदरणीय अखिलेश जी लगातार कर रहे हैं। ये राजनीति करने से कुछ होने वाला नहीं है। ये जो राजनीतिक विषय रखने से इससे कोई भी भला नहीं होना है। आओ गले मिले, ये हमारी गंगा जमनी तहजीब है। और बीजेपी वालों के पास तो कोई मुद्दा नहीं है, वो तो शासन सत्ता में है, कोई काम तो कर नहीं पा रहे हैं, ऊट पटांग बयानबाजी दे रहे हैं। और अंग्रेजों से सीखा, तोड़ो और राज करो, बांटो और राज करो। तो अंग्रेजों से सीखे हुए लोग हैं। वो जिस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जिस तरीके से लोगों को बरगला रहे हैं, वो कहाँ एक की बात करते हैं। एक की बात करें तो त्यौहार को तो एक होने दें। वो तो ईद और होली पे भी विवाद कराना चाहते हैं। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, SM अशरफ बहुत ही जाने माने स्कॉलर हैं, डॉक्टर MH खान पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ब्रजेश शुक्ला जी बहुत ही जाने माने ख्याति लब्ध पत्रकार हैं, सौरभ गौड़ हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, धर्म रक्षा संघ के अध्यक्ष हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, और थोड़ी देर में शरद त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमें ज्वाइन करेंगे। दीपक रंजन जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे, किसको गले मिलाना चाहते हैं आप? देखिए, हम तो सबको गले लगाना चाहते हैं। हम गले लग करके किसको? सभी को, जो भी समाज के लोग हैं, हम के साथ बात करो। नहीं, सभी समाज के लोगों को गले लगाना चाहते हैं। देखिए, हम आपसी सौहार्द बढ़ाना चाहते हैं, आपसी भाईचारा बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान देखिए, कटोगे तो बटोगे। ये किसको काटना चाहते हैं? बता पाइए, किसको काटना चाहते हैं, किसको बांटना चाहते हैं? अरे भाई, 7-8 साल से तुम्हारी सरकार है, अभी तक तुम सबको एकजुट नहीं कर पाए। तुम कभी काटने की बात करते हो, कभी तुम बांटने की बात करते हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये भी तो कहते हैं एक रहोगे तो नेक रहोगे। तो एक नहीं है क्या हिंदुस्तान हमारा? उनके हिसाब से हमारे हिंदुस्तानी, उनके हिंदुस्तानी हमारा एक नहीं है। हम हिंदुस्तानी सब एकजुट हैं, हम लोग एक हैं। ये इस तरीके का बयान दे करके अननेसेसरी जो है पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। और ये इसका जवाब दे देना कि किसको काटने और किसको बांटने की बात कर रहे हैं। हम तो लोगों को गले लगा करके, अभी ईद का त्यौहार बीता, अभी होली। गले लगाना चाहते हो? नाम तो ले लो एक बार। हम अशरफ साहब को भी गले लगाना चाहते हैं, हम आपको भी गले लगाना चाहते हैं, हम आपको भी गले लगाना चाहते हैं। क्यों नहीं गले लगाना चाहेंगे? हम गले लगाने का इसमें जाति या आदमी या हमें कौन सी दिलचस्पी? खान साहब के पास गले लगो, नहीं, इनके पास तो वोट है, मतलब वोट बैंक है। हम लोग के पास क्या है? हम लोग वोट बैंक के कितने वोट? हम गले वोट बैंक से थोड़ा ना लगेंगे। हम वोट बैंक ले थोड़ा ना लोगों को गले लगा रहे हैं। अच्छा, हम तो आपसी सौहार्द बढ़ाना चाहते हैं, हम तो भाईचारा कायम रखना चाहते हैं। अभी ईद का त्यौहार निपटा, ये ऐसे पेश आ रहे हैं कि दुनिया के सबसे पवित्र व्यक्ति हैं, ये संत हैं, और ये दुनियादारी से ऊपर उठ चुके हैं, और सारा पाप हम ही लोग कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे पेश आ रहे हैं। ना ना ना, हो सकता है कि हम गलत, ये देख के सौरभ गौड़ भी रोने न लगे। नहीं नहीं, देखिए, हो सकता है हम गलत, आंसू आ जाएंगे उनके। आप अगर इतने बड़े साधु हो सकता है हम गलत हो, हमसे गले मिल करके आपकी पॉजिटिव वेव्स हमारे अंदर आ जाए। हो सकता है हम कहीं ना कहीं गलत हो। तो किसको गले? एक तो अशरफ को गले लगाना चाहते हो, सभी को गले लगाना चाहते हैं। जितने लोग आपके राम कुमार को भी लगाना चाहते हो गले? सबको लगाना चाहते हैं। योगी जी हैं, उनको भी हम लोग गले लगाएंगे, उनको समझाने का काम करेंगे कि जो बांटने काटने की बात कर रहे हो इसको बंद करो। इससे देश का और उत्तर प्रदेश का भला नहीं होने वाला। उत्तर प्रदेश का भला होगा आपके किए हुए कामों से,
पीडीए को जिस तरीके से आपने प्रताड़ित कर रखा है, पीडीए के लोग दर दर भटक रहे हैं अपने हक और हकूक के लिए। जातिगत जनगणना तुम नहीं करा रहे हो कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अगर आप किसी को सबल और प्रबल बनाना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं जातिगत गले जनगणना मिलते करा रहे? मिलते आप फिर एजेंडे पे आ गए। नहीं, हमारा तो एजेंडा ही है, हम जातिगत जनगणना चाहते हैं। कोई मुसलमान ने आज तक नहीं कहा कि जाति जनगणना करा लो। नहीं, मुसलमान बेचारा क्या कहेगा? नहीं, कराओ चाहे ना कराओ, हम तो उसी हालत में हैं बात हिंदू जो मुस्लिम सच्चर कमेटी ने कही थी। देखिए, उससे भी बदतर हालत में मुसलमान खड़ा है आज। तो अच्छा, कास्ट सेंसस क्यों नहीं करा रहे? कास्ट सेंसस का ऑफिस भी बंद कर देंगे, क्यों नहीं बंद कर दे रहे सेंसस का ऑफिस? इनकी हिम्मत नहीं कि करा देंगे जातिगत जनगणना, क्योंकि इनको मालूम है दूध का दूध पानी का पानी निकल करके सब सामने आ जाएगा। तो जिस ये तरीके आपने से- जो गाँव गले मिलने का नारा दिया है, ये क्या जवाब है उनके वाले का? किसका? उनके हम तो वाले। देखिए, हमेशा शुरू से ही समाजवादी पार्टी का एजेंडा रहा है भाईचारा बनाना, आपसी सौहार्द। और ये तो गंगा जमुनी तहजीब है, सबको गले लगाना। भी ईद का त्यौहार आया, क्या हम लोग ने गले नहीं लगाया? या होली का त्यौहार आया, क्या आप लोग ने हम लोग को टीका नहीं लगाया? तो ऐसा नहीं, हम तो सभी त्यौहार हम लोग थैंक यू, मनाने वाले शुक्रिया। लोग हैं। मैं सौरभ गौड़ को आमंत्रित करता हूं, धर्म रक्षा संघ के अध्यक्ष हैं और हिंदू एकता के लिए काफ़ी काम करते हैं। सौरभ जी, शुक्रिया आपका। ये लोग तो बता रहे हैं कि ये बड़ी पवित्र आत्माएं हैं और सबको गले मिला के रखना चाहते हैं। आप बांटने की बात क्यों करते हो? देखिए साहब, ये वही लोग हैं जिन्होंने सन 92 में अयोध्या में हमारे कितने हिंदुओं के गले काट दिए, खून से सरयू नदी को इन्होंने लाल कर दिया। उस समय उनको ये बात याद नहीं आई। इसके बाद किसने किया था? थोड़ा क्लैरिटी दीजिए, ये किसने किया था? अरे हमारे मुलायम सिंह जी ने किया था, जो कि अखिलेश जी के पिताजी हैं, और उन्हीं की विचारधारा पे ये पूरी पार्टी चल रही है। मुलायम असल में सिंह जी तो के कार्यकाल में हुआ ना? है मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में हुआ। मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में हुआ क्या? ये मना कर ओके, सकते हैं अब कि मैं आपको एक मुलायम- फैक्ट बता देता हूं। फैक्ट यह है कि मोदी जी के कार्यकाल में, मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते, बीजेपी की सत्ता रहते हुए मुलायम सिंह यादव को इस देश का दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला है। उसके ऊपर भारत रत्न हो सकता है सिर्फ। तो अभी आप देखिए, कह रहे हो ये कि मैं- गले काटे और उधर वो सबसे बड़ा सम्मान दे रहे हैं। आपकी मानूं कि बीजेपी वालों की मानूं? नहीं, बीजेपी वालों ठीक को बोला हम ना इस सर? मामले में इवन बिल्कुल मोदी जी को भी हम इसमें उनके सहमत नहीं है। उनके उसको इतना बड़ा पुरस्कार उनने मुलायम सिंह जी को दिया, ये मोदी जी की गलती थी और हम कहीं भी मोदी जी के इस कार्य से सहमत नहीं है। मोदी जी को ऐसा अपनी कोई उनकी राजनीतिक मजबूरी रही होगी, मगर मोदी जी को हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। समाजवादी, सुन लीजिए भाई साहब ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी की अपनी कोई विचारधारा नहीं है। केवल और केवल इनकी एक ही विचारधारा है कि किसी भी तरीके से जातिवाद फैलाओ, कि अपने यादवों को इकट्ठा कर लो, मुस्लिमों को इकट्ठा कर लो, हिंदुओं के खिलाफ खड़ा कर दो। ये क्या ये यादव ज्यादा से हिंदू ज्यादा- नहीं है? आप कहते हो आप हिंदू की बात करते हो, तो क्या यादव हिंदू नहीं है? यादवों से इतनी चिढ़ क्यों है? चिढ़ की बात ही नहीं है साहब। मैं तो देखता हूँ यादवों के अंदर इस कदर इन्होंने जहर घोल रखा है कि सारे यादव हिंदुत्व के खिलाफ काम करने को तैयार हो जाएंगे, मगर वो और ये बात जो इनकी सिविलियन मानेंगे। अवार्ड दिया, ये कौन सा हिंदुत्व था नेताजी को? तो ये तो मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी की गलती है, हम इसके खिलाफ है। हमने मोदी जी का कभी समर्थन ऐसी बातों के लिए नहीं किया। अगर मोदी जी कोई अच्छा यादवों ने तो पक्ष का- हमेशा पुरुषार्थ, परिश्रम और परिश्रम की पराकाष्ठा करके समाज में स्थान बनाया। उत्तर प्रदेश और बिहार में अगर कोई कौम नहीं झुकी तो वो है यादव। अहिर नहीं झुके देखिए, कभी। यादवों की जो जो आप स्थिति बता रहे हैं, ये सब स्थिति मुलायम सिंह जी और लालू यादव के पहले की रही, पर लालू यादव ने और मुलायम सिंह जी ने आने के बाद यादवों के मनों में जो एक जहर घोल दिया, उन्होंने यादवों को हिंदुओं से अलग खड़ा कर दिया। आज की तारीख में अलग यादव लोग अपने को हिंदू ही नहीं मान रहे हैं। कौन वो तो नहीं हिंदू मुसलमानों के मानता? साथ खड़े हो जाते हैं। यादव हिंदू नहीं मानता खुद को। खुद को हिंदू कहाँ मान रहे हैं? वो तो हर मुद्दे पर, जो वक्फ बोर्ड वाला मुद्दा, शर्म आनी चाहिए ऐसे यादवों को जो वक्फ बोर्ड जैसे मुद्दे पर भी मुसलमानों के संग खड़े हो जाते हैं। तो ये तो अपने को मुसलमानों के नजदीक मान रहे हैं। ये हिंदुओं वाली इनमें पर तो भाई कोई बात बीजेपी रही तो नहीं। यादवों से प्रेम करती है। देखिए, सिविलियन अवार्ड दिया हुआ है। तो मैंने बोल दिया ना, हम बीजेपी से सहमत नहीं है। मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ और ना ही बीजेपी का मेरे ऊपर कोई ऐसा Thank you, दबाव है कि मैं जो बीजेपी करेगी उसको सही बोलूंगा। अगर बीजेपी ने गलत किया है तो बीजेपी के लिए भी हमको गलत बोलना ही पड़ेगा। हम हिंदू वाली बात करेंगे। पर मैं कि आपसे जहां एक बात कहूंगा, एक पत्रकार होने के नाते भी,
किसी हाँ, भी बोलिए। व्यक्ति से आप असहमत हो सकते हैं, किसी व्यक्ति के विचारों से आप नाराज हो सकते हैं, पर पूरी की पूरी एक यादव और अहीर कम्युनिटी के बारे में ऐसा अपमानजनक और घृणास्पद बात आपको नहीं करनी चाहिए। आप नहीं, ये कोई तो मैं हिंदू मान विरोधी सकता हूं। नहीं है, वो राजनीतिक रूप से आपके विचार से असहमत हो सकते हैं, पर आप उनको इस तरह से अपमानित नहीं कर सकते सर। वो एक कम्युनिटी है सर, अपमानित नहीं कर एक रहा, स्वाभिमानी नहीं, आप कम्युनिटी मेरी- है सर, एक पुरुषार्थवादी सफाई सुन कम्युनिटी है लीजिए। सर, एक परिश्रमी मेरी सफाई भी कम्युनिटी है सुन सर। लीजिए। आप ऐसे नहीं कह प्रदेश सकते जी, उनको। मैं इसके आपके नहीं, बयान प्रदेश को जी, मेरी कंडेम सफाई करता हूं सुनिए। सर। मैं आपकी बात को मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि मैं सारे यादवों के बारे में ये बात नहीं कर रहा। अभी तो मैं खुला केवल गाली और दी आपने केवल यादवों उन- को, खुला नहीं, गाली नहीं, दी। सारे यादवों के लिए ऐसे तो सारे मुस्लिम समाज के लोग भी गलत नहीं है। मुस्लिम समाज के लोगों में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, तो ओके। सारे यादव भी खराब नहीं है। मैं तो केवल उन यादवों क्या की बात बीजेपी के कर रहा हूं। प्रवक्ता जुड़ चुके हैं? ओके, शरद त्रिवेदी जी को स्क्रीन पे लिया जाए। शरद त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही गणमान्य नेता हैं और बड़े ही बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। अब मैं शरद जी को आमंत्रित करता हूं। शरद जी, स्वागत है आपका। आप डिबेट में जुड़े थे, शायद कुछ पोर्शन सुन पाए होंगे। सौरभ गौड़ जी हैं, धर्म रक्षा संघ के अध्यक्ष हैं। ये तो यादवों से इतना खपाएं कर रहे हैं, यादव हिंदू ही नहीं है। आप ऐसा मानते हो क्या? नहीं, देखिए, यादवों के यहाँ तो स्वयं भगवान पले थे, ये तो मुझे नहीं लग रहा है कि उनसे बड़ा कोई हिंदू हो सकता है। तो भगवान स्वयं, या इसीलिए उनको जो है वो बहुत अच्छी बात कही। यशोदा नंदन कहा यादव जाता कहाँ है। जाएंगे फिर? वो देवकी यादव नंदन कहाँ भी जाएंगे? कहलाते हैं और यशोदा नंदन भी कहलाते हैं। तो भगवान के खुद यादवों के यहाँ पले थे। तो यादव जो है वो देश की रीढ़ की हड्डी है। कोई भी ये यादव वाला और जो जातियों में बांटने का किस्सा है वो एक पार्टी विशेष करती है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तो माननीय मुलायम सिंह को भारत रत्न की उपाधि दी है, तो इसलिए वो यही बहुत मैं सौरभ सम्मानित गौड़ है। को समझा रहा था कि बीजेपी ने, मोदी जी ने मुलायम सिंह यादव जी को सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। अब ये कह रहे हैं मैं असहमत हूं, वापस ले लो। कोई बात हुई है? शरद जी, देखिए ब्रजेश जी, नहीं, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैंने पहले तो गौड़ ये जी सब के साफ क्या कर लीजिए, निजी विचार सारी हैं? सारी यादव जाति आपने के लिए बोला है ऐसा सर, नहीं मैं बोला। टेप सुना दूंगा सर, अभी रिमाइंड करा के सुना नहीं, दूंगा। आपने ठीक है। पूरे यादव समाज तो को, और मैंने कंडेम किया सर, अगर निंदा की बोला- है आपके बयान की अगर सर। अगर आप मैंने देखो, आप ऐसा पैनल बोला में तो हो मेरे, मैं अपनी- आपका सम्मान करता हूं, पर आप किसी जाति तो को मैं गाली भी नहीं अपने दोगे शब्दों सर। को- मेरी ना बात सर, सुन गाली लीजिए, नहीं दोगे मैं- सर। आप गाली नहीं दोगे मैं सर। गाली नहीं आप दे गाली रहा, नहीं मैं दोगे अपने सर। शब्दों को आप वापस गाली ले नहीं रहा दे हूं। सकते सर। देखिए, मैं पूरे खेद के साथ अपने शब्दों को वापस ले रहा क्यों हूं वापस कि लोगे मैंने आप? तब पूरी- गाली दी थी, अब वापस मैं- ले रहे हो? तब तो नहीं, गाली दी बिल्कुल गाली थी, नहीं आप दी कह रहे थी, हो मैं आप तो वापस। समझने मैं आपका की- टेप सुना दूंगा सर, आपने गाली दी है सर। आप सुना दीजिएगा। मैं सुना और दूंगा। मेरी समझने की, आप माफी मांगो आपके सर। समझने की, आप माफी मैं मांगो सर। बिल्कुल माफी। अगर यादव जाति के लिए, सब संपूर्ण जाति के लिए आप बात करते हो, तो मैं यादव जाति से माफी मांगता हूं कि मैंने पूरी यादव जाति के लिए ऐसा गाली नहीं दी बोला। ना भी, मेरे मन मैंने में माफी को एक माफ मिनट कर में दो। बदल गई है। मंगवा दिया। ओके, शरद जी त्रिवेदी जी बोलिए, क्या ये आओ गले मिले का नारा एक समाजवादी पार्टी ने दिया है, क्या ये आपके काउंटर में दिया है शरद जी, कि वो एक रहोगे, नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे? नहीं, मिश्र जी, ये तो बहुत स्वागत के योग्य है। लेकिन समाजवादी पार्टी और या मुलायम सिंह जी भी मिलते थे, गले मिलते थे, लेकिन वो किनसे गले मिलते थे ये देखने वाली बात है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम गले मिलना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो किससे गले मिल रहे हैं ये देखने वाली बात है। हमारे लिए हमारा कोई पीडीए गठबंधन नहीं है, जैसे कांग्रेस का पहले बीडीए गठबंधन था, ब्राह्मण दलित अल्पसंख्यक। तो उन्होंने कहा कि हिंदू लोगों को जो है अब दो हिस्से में बांटिए, ब्राह्मण और दलित, और अल्पसंख्यक को इकट्ठा होना चाहिए, अल्पसंख्यक में कोई भी दरार नहीं आनी चाहिए। उसके बाद यही पीडीए लेके आए, तो उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक को जो सवर्ण है उनको अलग करो, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को फिर इकट्ठा होना तो चाहिए। ये आओ तो ये गले जो मिले बांटने की आपको आप स्वीकार करते हो या फिर इसको चुनौती मानते हो? नहीं, ये तो स्वागत के योग्य चीज है, लेकिन किससे गले मिल रहे हैं? शरद जी उल्टी हमारा गेम जो प्रश्न खेल रहे है वो हैं। सिर्फ गले किससे मिल रहे हैं ये दिक्कत है। गले तो किसी से भी मिलना very बहुत अच्छी smart and बात है, लेकिन genius. किससे गले मिल रहे हैं ये दिक्कत है। शरद त्रिवेदी इज वेरी स्मार्ट एंड जीनियस स्पोक्स पर्सन। ये अपने ऊपर आ रही सारी तीरों को सौरभ गौड़ की तरफ डाइवर्ट करके निकल लिए। बहुत शुक्रिया आपका। मैं एस एम अशरफ को आमंत्रित करता हूँ, बहुत ही जाने माने स्कॉलर हैं हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि बटोगे तो कटोगे एंड एक रहोगे तो नेक रहोगे वर्सेज आओ गले मिलें, ये कैसा साउंड कर रहा है? सबसे पहले तो मैं आ जाता हूं, चूंकि मुख्यमंत्री जी पे ही आ जाता हूं, उसके बाद में समाजवादी पार्टी पे आता हूं। हाँ, आप ये बताइए कि मुख्यमंत्री जी का जहां तक मामला है,
पूरी बीजेपी कैसे सोचती है, शरद जी ने भी उसको व्याख्या की। इनकी बातों से लगता है कि इनको सभी की जरूरत है और कोशिश कर रहे हैं सभी को लेके चलने की, चाहे वो बयान क्या नहीं, उन्होंने सही मतलब चाहे वो मैंने कहा मैं शरद त्रिवेदी को अप्रिशिएट इसलिए करता हूं। स्वागत योग्य है। और उन्होंने कम से कहा कम- आओ गले मिले को जी। भी हम स्वीकारते हैं और उसका स्वागत करते हैं। बिल्कुल, तो उन्होंने बहुत बैलेंस बात की हाँ, है। अच्छी बात उनका की। क्या, उनका वर्किंग में क्या है और क्या बोल रहे हैं वो माना जाता है जो आप अब वो कह रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी बिल्कुल इसके उल्टा बोल रहे हैं। उनका सीधा सीधा कहना है, पहली बार मिस्र मुसलमानों को मैं ईद नहीं मनाता। कौन कह रहा है आपसे ईद मनाने के लिए? ये बताना चाह रहे हैं ईद के त्यौहार से हमें कोई लेना देना नहीं। दूसरी चीज, अभी वो कह रहे थे साहब ये बहुत बड़ा इशू आ गया बहराइच का, सलाल मसूद गाजी की बात कर रहे हैं, जबकि सच्ची बात ये है, वो एक दिन डिबेट आपने की, इत्तेफाक से मैं उसमें आ नहीं पाया। सच बात है, कोई परमाणु ही इस बात कर रहे हैं कि ये सलाल मसूद गाजी महमूद गजनवी के कमांडर थे। एक भी हिस्टोरियन की ऐसी रिपोर्ट नहीं, मनगढ़ंत बातें ये लोग लेके आते हैं। 700 साल के बाद तो जाके पता लगा साहब, वो भी अब्दुल रहमान चिश्ती ने अपनी एक किताब लिखी, उसमें ये बताया। अब कौन सी चीज कहां से लेके आ जाते हैं, उसके बाद छोड़िए। अभी बहराइच में प्रयागराज के अंदर 3 दिन पहले सारे लोग रामनवमी के जुलूस पे चढ़ जाते हैं और मुख्यमंत्री जी का जो वक्तव्य आता है बहुत अफसोसनाक है। उनका कहना है कि आक्रांता जो हैं उनकी कोई हैसियत नहीं कि इस जगह के ऊपर उनकी जो है मजार पे लोग जाएं और पूजें और चढ़ाएं। तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आपका तो मैसेज बहुत साफ है कि आपको सिर्फ मुसलमानों को रोज सुबह उठ के कोई ना कोई ऐसी बात कहना है, कोई ना कोई ऐसा उनके ऊपर जो है नमक छिड़कना है जिससे उनको लगता है कि हिंदू वोट पोलराइज हो करे। अब रहा समाजवादी का, बड़ी अच्छी बात है, सिंबॉलिक तौर पर तो बड़ा अच्छा लगता है कि आपने सभी को बुलाया। मुसलमान तो उसका एक हिस्सा है ही है, बाकी और धर्म के लोगों को भी बुलाया, बड़ा अच्छा मैसेज देने की कोशिश की। लेकिन मुसलमान सिर्फ इस बात से नहीं खुश हो रहा साहब, आपने साहब ईद मिलन कर लिया, आपने बुला दिया और मुसलमानों को बड़ा वेट दे दिया। उनको रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है। किसको? जब मुसलमानों को, जब आप अभी पार्लियामेंट कम में, है क्या रिप्रेजेंटेशन? क्यों नहीं है भाई? आप खाली जिंदाबाद हमसे कराओगे, टिकट की बात आएगी किसी और को थमा दोगे जहां 40% मुसलमान है। ये किसके लिए कह रहे हो? मैं समाजवादी की बात कर रहा हूं, पार्टी की बात कर रहा हूं, अखिलेश यादव की बात कर रहा हूं भाई। अब आप उसमें भी कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हो तो सुनिए मुझसे। मेरा कहना यह है कि मुसलमान जब आपके साथ इतनी बुरी तरह से एकजुट है तो उसको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, वरना जिस दिन मुसलमानों ने अपनी लीडरशिप डेवलप की उस दिन सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी पार्टी को होगा तो वो समाजवादी पार्टी को होगा। इसको समझने की जरूरत है। पार्लियामेंट में 37 लोग आप लेके जाते हो, सिर्फ 3 लोग आपके हैं जो कि टिकट ही आपने 3 दिया। मुरादाबाद खा गए, आप बताएं खा गए। देना चाहिए था आपको जहां मुसलमान जीत सकता है। मतलब आपका कहने का तात्पर्य कि तो ये आओ गले ये मिले सब किसको symbolic बुला है, रहे ये हैं? तो मैं कह रहा हूं। ये दाना डाल रहे हैं कि क्या? अशरफ जैसे लोगों में फर्क नहीं होगा, लेकिन आपके जरिए मैं ये बात पहुंचा रहा हूं। शायद अखिलेश यादव जी, चूंकि उनके एक प्रवक्ता यहां मौजूद हैं, अगर मेरी बात उन तक पहुंच रही है, अभी भी गनीमत है। ये दाना डाला जा रहा है या कह यही तो दाना ही डाल रहे हो तो कम से कम यहां से सीख लो कि रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए मुसलमानों का। आप मुसलमान सीटों पर अचानक उठाते हैं, किसी और को टिकट दे देते हैं और फिर उसके बाद पलट के पूछते भी नहीं कि वहां क्यों नहीं दिया। इसका मतलब जहां 35 से 40% मुसलमान है वहां टिकट ही नहीं दोगे आप। 50% वाले भी आप सोचोगे, मुरादाबाद 50% थमा दिया जो है आखिर में रुचिवीरा को। तो कौन सी राजनीति लेके आ पा रहे हैं? आपको डर है क्या इस बात का कि मुसलमान टिकट देगा तो उनको हिंदू वोट नहीं देगा? और अगर हिंदू उनको वोट नहीं देगा तो ठीक है, मुसलमान को भी नहीं गले सुनना चाहिए। मिलने तो बुला रहे हैं, किसको बुला रहे हैं? नहीं, अभी पॉलिसी बदल बुला दिया रहे हैं कि आपने। फंसा रहे हैं? नहीं, मैं देखिए, मैं खाली इस बात से मुतासिर नहीं हूं, लेकिन एक अच्छा मूव है, एक अच्छा मूव है। अभी पहली बार मैं देख रहा हूं इधर कुछ दिनों से कम मुसलमान एक चेहरा इनके बगल में बैठा रहता है, वो कादरी साहब की शक्ल में। लगता है कि हाँ चलो ठीक है, कुछ जाहिर करना है, मैसेज देना चाह रहे हैं मुसलमानों को कि नहीं साहब अब हमको परहेज नहीं है। वरना बीच में पर वहाँ तुमको मुसलमान नहीं थे, हिंदुओं के भी नहीं, धर्म मुसलमान भी थे साहब, ठीक ठाक थे, ईसाइयों के तमाम भी दाढ़ी थे। टोपी। अरे मैंने भी, जैसे आपने देखा, हो सकता है कुछ चीजें आपने मिस की हो, एक मैंने बहुत बाकायदा इंटरनेशनल म्यूजिशियन भी आए थे बिल्कुल वहाँ पे। थे वहां। वो ब्रायन संगम सिलास, भाई, संगम बनाने की कोशिश की कि हिंदू मुसलमान सब लोग, और तमाम उसमें कुछ पुजारी लोग भी थे, कुछ अपना इस तरह के वस्त्र गिरवा पर धारण किए लोग थे। अच्छा, वो कि साहब हम सबको लेके चल रहे हैं। फेमस म्यूजिशियन है ना वो। बिल्कुल। अगर हिंदी गाना ना बजाए तो किसी को पता नहीं तो चले कितने बड़े। ये आज आपने एक चीज लता रखी मंगेशकर और अनुराधा पौडवाल का इस बजाए। डिबेट से। मैं ये चाहता नहीं तो कोई हूं, जान ही नहीं पाता। मैं ये चाहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी। जी इस बात को भी समझें कि ईद मिलन समारोह या मुसलमानों से जिंदाबाद कराना या मुसलमानों को जो है हर इशू पे कहना साहब हम आपके साथ खड़े हैं, तो ये दाना सिर्फ समझते हैं आपको, ऐसे समान बोलो से ना, काम चारा नहीं। समझ अभी रहे हैं। मौका आपके पास है ना, चलिए दाना पीछे डाला होगा आपने, अभी तो मौका 27 में आ रहा है, आप उसकी पृष्ठभूमि बहुत तैयार शुक्रिया करिए आपका। मैं और उनका रिप्रेजेंटेशन दीजिए उनको। डॉक्टर एम.एच. खान को आमंत्रित करता हूँ। खान साहब, जी सर। समाजवादी पार्टी तो मुसलमानों से मोहब्बत का अपना जो पींगे हैं वो और बढ़ा रही है। ये आओ गले मिले किसके लिए कह रहे हैं? ये मुझे तो समझ में नहीं आया किसको कह रहे हैं ये। आप कुछ तो समझ पाए होंगे। ना, हम कुछ नहीं समझ पा रहे। दाना डाल रहे हैं, नहीं, वो- अधिकार दे रहे हैं, ये हम या गांव, गले मिलके कांड कर देंगे? देखिए गांव में हम लोग जब छोटे छोटे से थे तो एक कंपा बनाते थे। कंपा? कंपा, व्हाट इज कंपा? कंपा, हाँ, उसमें चिड़िया पकड़ते थे। बुल, हाँ ठीक है।
अब दाना डालते थे उसमें, और चिड़िया आती थी, चिड़िया आती थी, फंस कंपा गिर जाता था, कंपा गिर जाता था, और चिड़िया फंस जाती थी। चिड़िया फंस जाती थी। ये कंपा है। यही काम है, यही काम है। जब आपको अपोजिशन लीडर बनाना हुआ तो आपने उस कंपे में मुसलमान को नहीं डाला, सबसे ज्यादा वोट मुसलमानों का था। ऐसा तो नहीं कि दाना डाले हो कि आओ मुसलमान आओ मुसलमान। अब मुसलमान देखिए, अब थोड़ा जाएगा सा कहाँ? नहीं, अब थोड़ा सा वो समझ रहा है कि हमारी चीजें बात समझ ये कर नहीं रहे हैं। ये अगर सत्ता में भी आ जाएंगे तो हमारी बातों को नहीं मानेंगे, हमको ये फंसा रहे हैं और गले लगाने। अच्छा, उसमें जो लोग दाढ़ी वाले बैठे हैं उनको तो मैंने वहां देखा, कांग्रेस के रोजा अफ्तार में भी देखा उसमें। अच्छा, हाँ, वो वही रोजा अफ्तार असल में बैठे कुछ थे। परमानेंट लोग हैं जो- जो हर रोज हर इफ्तारी में पहुंचते हैं, वहां भी और पहुंच पूरा लखनऊ जानता है वो कौन। तब वो अब क्या कहेंगे आप उनको लेकिन इस्तेमाल एक बात कर- मैं कहूंगा, जमीनी बिना उनके खान साहब कोई इफ्तारी पूरी भी नहीं होती, पॉलिटिकल इफ्तारी। पॉलिटिकल ये ये लाइन याद रखिएगा। इतना लाजवाब बात कही आपने, इतनी लाजवाब बात कौन सी वाली कही बात? कि मैं यही कि पॉलिटिकल अफ्तारी वो होती है जो रोजेदार होता है, जो रोजेदार नहीं होता है उसको अफ्तारी में बुलाना गुनाह है। मैं कह रहा हूं गुनाह, इस्लामी तौर से गुनाह है। तो पर वो इफ्तारी रखते होंगे जो पॉलिटिकल है, जो आप पॉलिटिकल लोग रखते हैं, वो नेतागिरी के चक्कर में रखते हैं। कौन है वो? दीन में काम आने वाली चीज नहीं है। अच्छा। दीन में पर काम काम तो दीन से ही जोड़ने का करते हैं वो। नहीं, वो दीन से जुड़ता ही नहीं है, चाबी दीन से तो उन्हीं जुड़ता के ही पास नहीं। है। देखिए आप देखिए, मैं आपसे बता रहा हूं, मैं थोड़ी बहुत नॉलेज रखता हूं इस्लाम की। ये जो पॉलिटिकल अफ्तारी आपने जो कही है, मैं आपके इस बात पे आपकी गुलामी करने को तैयार हूं। मेरी अरे क्या कैसी बात बातें कही करते आपने? हो आप? क्या बात कही आपने आज? वो अरे बात आओ कही गले है, मिलते हैं, जो गुलामी आप वाली बात ही जो- नहीं, जो आप दोस्त हैं हमारे। सुनिए मेरी बात, सीनियर हैं आपने आप वो हमारे। जो बात कही है वो मेरे दिल को छू गई कि ये इतनी सही बात कैसे आपने कह दी। अब कोई समझ नहीं पा रहा है ये आप अफ्तारी पॉलिटिकल कहां से हो गई, नमाज पॉलिटिकल कहां से हो गया। ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि 100 मुसलमानों में अगर 50 हिंदू रहेगा तो सुरक्षित नहीं रहेगा। संविधान की कसम खाए हो ना आप। आपके मोहल्ले में कितने हिंदू रहते हैं? हमारे मोहल्ले में 99% हिंदू रहते हैं। अब मैं सुरक्षित हूं, आप हैं सुरेश? अब मैं सुरक्षित आपके सामने बैठा हूं। 99% हिंदू रहता है और गले लगाता है। और 15 अगस्त 26 जनवरी को हमारे वहां एकता पार्क है, उसमें सारे हिंदू मिलकर कहते हैं नहीं खान साहब आज झंडा फहराइए। अच्छा, और मैं झंडा फहराता हूं और भारत माता की जय भी करता हूं, जनगण मन भी पढ़ता हूं, मैं जय सिया राम भी कहता हूं। मैं जय श्री राम नहीं कहता हूं, ये पॉलिटिकल नारा है। जय आप क्या श्री कहते राम, हैं? जय सिया राम। हाँ, गांव में तो यही चलता है। नहीं, शुरू से ही चला आ रहा है, यही था ही। ये पॉलिटिकल नारा जय श्री राम करने लगे। हम लोग के गांव में जय राम बोलते हैं। जयराम बोलते हैं, हाँ। वो तो सलाम हुआ। हाँ। लेकिन चिढ़ाने वाली बात कि हर मस्जिद के नीचे आप जाके तो वहां जैसे श्री राम का नारा लगाओगे, किसी के मकान पे चढ़ जाओगे, झंडा उखाड़ लोगे, उसको 10 लाख रुपया दे दोगे आप। किसी को मार दिया जाएगा तो उसको कहोगे नहीं ये आतंकवाद हम नहीं तो सुनते। चलेगा कौन सा, गले मिलने वाला कि वो वाला? नहीं, ये दोनों का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। देखिए, चलेगा वो जो महंगाई कम करेगा, थैंक यू खान चलेगा वो जो नौकरी शुक्रिया। देगा, चलेगा ब्रजेश वो शुक्ला। जो भाईचारा कायम ब्रजेश करेगा। शुक्ला जी बहुत ही जाने माने उत्तर प्रदेश के पत्रकार हैं और पिछले 3 दशक से भी ज़्यादा वक्त से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत आपका। तो सर, इन सब की राय समेट कर फाइनली मैं आपके पास हाजिर हुआ हूं, तो रोशनी डालिए कि किसका वाला चलेगा, शरद त्रिवेदी जी वाला या फिर दीपक रंजन वाला या खान साहब वाला? ब्रजेश जी, पहली बात तो अभी खान साहब इफ्तार पे कर रहे थे, मुझे याद आ गई, बहुत चीज़ें याद आ गई बताओ 2-4 किस्से। कि मुख्यमंत्री के यहाँ रोज़ा इफ्तार होता था, राजभवन में होता था। उस दिन 2-3 घंटे इसलिए हम लोगों के ड्यूटी लग जाती थी कि मैं एक एक चेहरा देखूं, कौन चेहरा आया है, कौन चेहरा नहीं आया है, और उसी पे खबरें बना करती थी। तो ये एक प्रतिस्पर्धा का विषय हो गया था राजनीतिक दलों के लिए। आपको भी याद होगा कि कितने सशक्त लोग आए हैं, भले ही वो हिंदू चेहरे हों या मुस्लिम चेहरे हों। और इसके पहले बाकायदे फ़ोन किए जाते थे, आइएगा ज़रूर, आइएगा ज़रूर। अब आते नारे पे। नारा देखिए, नारा ब्रजेश जी लगातार चलता रहा भारत में, और जो नारा हिट हुआ उसने चुनाव पलट दिया।
विशेष रूप से अब आपने देखा होगा पिछले दिनों ये नारा जब जिस समय ये बोले योगी आदित्यनाथ, बटोगे तो कटोगे, तो बटोगे तो कटोगे, उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसको दुरुस्त किया, एक रहोगे तो नेक रहोगे। लेकिन ये हाँ, एक रहोगे तो नेक रहोगे, तो ये लेकिन वो ऐसा चला सारे देश में, उस पर नारा इतना जिक्र हुआ। अब ये नारा आया है, समाजवादियों की एक विशेषता रही है नारों को लेकर के, जितने अच्छे नारे समाजवादियों ने गढ़े, मैं कहता हूं कि ये एक देन है समाजवादियों की, लेकिन वो एक काल था, वो डॉक्टर लोहिया का काल था। वो एक आंदोलन करते थे तो पहले नारा गढ़ा जाता था, नारे की बुनियाद पर, अंग्रेजी में काम न होगा फिर से देश गुलाम न होगा। एग्जैक्टली। अब समाजवादियों ने पहले नारे की बुनियाद पर ही आंदोलन खड़े होते थे, आंदोलन के बाद नारे नहीं बनते थे। पहले नारे कंसेप्ट क्लैरिटी होती थी, कंसेप्ट क्या है, संपूर्ण क्रांति कितना बड़ा नारा था ना, बिल्कुल संपूर्ण क्रांति। आज तक कोई ये शब्द नहीं आप समझिए, संपूर्ण क्रांति जो है, संपूर्ण क्रांति मिरेकल कोई नहीं। फिर सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वाह, आप देखिए क्या नारा था, और लोगों को लग रहा था कि हाँ आ रही है जनता। सर ऐसे नारों पे ब्लड प्रेशर 160 पहुंच जाता था। अब ये नारा अभी तो ठंडे पड़े। अरे ब्लड प्रेशर इसमें तो खान साहब को मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे इसे नारे गढ़ दिए जाते थे। बनारस में एक बीजेपी के नेता चुनाव लड़ रहे थे, वो जो हैं बिल्कुल हार के कगार में पहुंच गए। अब उनके समर्थकों ने नारा गढ़ा, जो उनके विरोध में लड़ रहे थे वो जनता दल के थे। ओके। तो वो मुस्लिम थे, तो उन्होंने कहा कि गाय हमारी माता है और फला इसको खाता है। रातों रात वो दीवारों में चिपक गया नारा। और नारों, और बताइए, जीता हुआ चुनाव हार गए, वो जीता हुआ चुनाव। मैनपुरी का नारा आपको याद होगा कि किस कड़े चक्कर में फंस गए थे मुलायम सिंह यादव। फिर रातों रात क्या नारा वहां पर दीवारों में दिखा सुबह, और 2 दिन बाद चुनाव, और चुनाव पलट गया। तो नारे इस देश की भाग विधाता रहे हैं राजनीतिक दलों की। नारे पूरे राजनीतिक दलों के सोच को बताते रहे, करते हैं। मैं वही डिबेट में कह रहा था, पूरे चुनाव को पलटते रहे। मैं जब प्रस्तावना रख रहा था तो यही बात कह रहा था कि वैचारिक धरातल के बिना कोई भी पार्टी आई तो वो बुलबुले की तरह खत्म, आए छाए और उतनी तेज खत्म हो गई। जिंदा वही रहा जिसके पास विचार रहा। और नारों, ब्रजेश जी, नारों से विचारधारा पता चल जाती थी कि क्या है। आज भी जब पिछड़ों, अच्छा, एक मैंने किस्सा पढ़ा था, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक लेख लिखा था नारों पे, और लिखा था कि वो एक तवायफ खड़ी हुई थी यहाँ चुनाव में, और कोई सज्जन यहाँ के नवाब खड़े हुए थे, और बड़ा क्रांतिकारी। वो खड़ी हुई थी। हाँ, वो तो लिखा था उनके लिए वो खड़ी होती। वो हकीम साहब हारे जा रहे थे। हाँ। तो उन्होंने कहा कि वोट दीजिए दिलरुबा को, नहीं, दिल दीजिए दिलरुबा को, वोट शमसुद्दीन को। करेक्ट, यही वाला था। अब इसने चुनाव पलट गया। करेक्ट ब्रजेश जी, बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र जी भी आ गए। दिलरुबा खड़ी हो गई थी। हाँ देख लो खान साहब क्या क्या करके आए हो आप लोग। इतने समय के बाद ब्रजेश जी पोल खोल रहे हैं। वीरेंद्र जी हमारे साथ आ गए। भाई वीरेंद्र जी, ये आओ गले मिलें वर्सेस एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे, वैचारिक धरातल पर आप क्या पाते हैं कि क्या ये नारा एक दूसरे का मुकाबला कर पाएगा? देखिए, कटोगे और बटोगे वाला नारे ने तो महाराष्ट्र में और दिल्ली में भाजपा को चुनाव जिता दिया। उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव में वक्त है, लेकिन इस नारे की काट के लिए गले मिलने का एक अभियान शुरू हुआ है। देखिए, हर नारे की एक मियाद रही है, उम्र रही है, और वो उम्र के बाद फिर नया नारा की ज़रूरत पड़ती है समाज में नई चेतना जगाने के लिए। तो ये बीजेपी इस नारे को 2 राज्यों में उसका फ़ायदा ले चुकी है। यूपी की सियासत में चूँकि जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं
तब से हिंदुत्व का पक्ष प्रबल हो गया है और वो हिंदुत्व का हमेशा से एक बड़ा चेहरा रहे। अब जब से सीएम है वो दूसरी बार, तो उनकी राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता बहुत ज़्यादा हो गई और यही उन्होंने नारा दे दिया कि बटोगे तो कटोगे। जब तक मुसलमान के लेकर, हिंदू और मुसलमान को लेकर सियासत चलती रहेगी, भाजपा फायदे में रहेगी और इस फायदे में कभी संभल मदद करता है, कभी टोपी मदद करती है और कभी लाउड स्पीकर मदद करता है और तो कभी वफ आ जाता है। ये हिंदू और मुस्लिम के बीच का जो बंटवारा है ये दो ध्रुवीय हो चला है। एक तरफ भाजपा है और एक तरफ सपा। बाकी और पार्टियों के लिए स्पेस ज़्यादा नहीं बचा है। ब्रजेश जी, जब योगी बोलते हैं कि गाय गो कसी नहीं होने दी जाएगी, जब वो ये बोलते हैं कि ताजिए की लंबाई ऊंचाई छोटी कर लो, तो ये मैसेज साफ है कि वो बहुसंख्यक समाज को एकजुट होने के लिए मैसेज देते हैं कि वो ऐसे मामले में हिंदुत्व को आगे रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और यही वो पोलराइजेशन आप कह लीजिए जो हिंदू में समाज में होता है कि योगी आदित्यनाथ उसके सबसे बड़े नेता के तौर पर माने जाते हैं और हिंदू वोट वो एक मुश्त जात पात के ऊपर आकर वो खींचने की कोशिश करते हैं। ब्रजेश जी, ये जो सियासत है ये दोनों के लिए फायदेमंद है। जितना भाजपा बढ़ेगी उतने सपा भी बढ़ेगी। ये बहुत साफ है। कांग्रेस और बसपा की हालत आप जान रहे हैं क्या है। ये मुसलमानों को जो कहते टाइट करने वाली बात है, हिंदू समाज को मैसेज देने वाली बात है, उसमें नुकसान में कांग्रेस और बसपा है, सपा का ज़्यादा नुकसान नहीं है। देखिए, एक बात तो ये बहुत साफ है कि जिन नेताओं के भाषण पर जी हम लोग लड़ते हैं वो नेता संसद और विधानसभाओं में जाकर बैठकर चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, हंसी मजाक करते हैं। ये भी सच्चाई है। लेकिन इन सब नारों के इतर मायावती ने एक नारा दिया, तिरक तराजू और तलवार, और फिर उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का नारा दिया। नारों ने सरकारें बनाई हैं, उत्तर प्रदेश में भी बनाई हैं और देश के बाहर भी बनाई हैं, प्रदेश के बाहर। तो इसमें कोई शक नहीं कि नारों से लोगों में जोश आता है और मैसेज जाता है, एकजुटता आती है। लेकिन जिस और ये सियासत चल रही है उसमें मजहब के आधार पर, पहनावे के आधार पर, पूजा पद्धति के आधार पर जो बंटवारा है उसमें नफरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई चाहकर भी किसी धर्म में पैदा नहीं हो सकता है। ये ऊपर वाले ने सबको अलग अलग भेजा है। जमीन पर आकर पैदा होने के बाद हम तमाम सारी पद्धतियों को अपनाते हैं, पहनावे को अपनाते हैं, जिसकी वजह से हमारा चिन्हीकरण अलग अलग हो जाता है। जी, भारत में एक परंपरा हमेशा से मिलती रही है गले मिलने की। वो मुसलमानों में ईद पर भी रहती है और हिंदुओं में होली पर भी। तो इस परंपरा में आगे बढ़ना है और इस परंपरा को जीवित रखना है। लड़ाई झगड़ा करना इन लोगों का अपना काम है, लेकिन ये ध्यान रखें कि इतना जहर वो कि जितने पे लोग बेहोश हुए मरे ना, नहीं तो धागा एक बार टूट जाएगा तो फिर वो बिना गांठ के नहीं जुड़ता है। बहुत ऊंची बात और कही गई है। जी। इसको ध्यान रखना होगा। जी, कंक्लूड करें। जी, ब्रजेश जी, चांद को देखकर मुसलमान अपना त्यौहार मनाता है, ईद होती है, रमजान होता है, और हिंदुओं के यहाँ चांद को देख के महिलाएं करवा चौथ मनाती हैं। तो चांद भी हिंदुओं और मुसलमानों में कैसे बांटा गया, कैसे बांटेगा, ये जरा बताएं लोग। कोई धर्म बुरा नहीं है, उस धर्म में उस धर्म को न मानने वाले लोग बुरे हो सकते हैं, और सियासत को जहाँ फायदा दिखता है वो अपना काम करती है। जी, फिलहाल अब एक नई दुनिया, एक नया समाज नहीं बनाया जा सकता। जो है उसी से आपको काम चलाना पड़ेगा, चाहे टाइट रख के आप चलाओ और चाहे मेल मिलाप करके चलाओ। नहीं वो प्लाटिंग सुनिए। कर तो रहे हैं ना वो बागेश्वर वाले बाबा कुछ, हाँ?
प्लाटिंग किए हैं वो फर्स्ट फ्लोर कितने 15 लाख का 500 लोगों के लिए। आपसे थोड़ी पूछा खान साहब, आपके लिए नहीं है वो। अरे इतना आधुनिक देश है अमेरिका। सुनीता विलियम गई थी 5 दिन के लिए, 11 महीना लग गया लौटने में। पता लगा जो जाएगा लौट ही ना पाएगा। एक यहाँ वहां तो बसवा व्यवस्था दो, भी नहीं है। एक कॉलोनी वहां बसवा दो। तो फिलहाल आज हमसे वो खान साहब कह रहे थे कि ये जो हिंदू मुस्लिम के बवाल से पैदा होने से अच्छा अगर हम अपने इच्छा से पैदा होते तो ट्रंप के घर में पैदा हो गए होते। मौज तो रहती, पूरी दुनिया शासन तो करते कम से कम। यहाँ तो ये सब में उलझे हुए हैं। तो सुनिएगा जी, कि नफरतों को जलाओ, मोहब्बत की रोशनी होगी, वरना इंसान जब भी जले हैं खाक ही हुए हैं। और लेके मेरा नाम मुझे कोसता तो है, और नफरत ही सही पर मुझे सोचता तो है। और उन्हें नफरत हुई है सारे जहां से, अब नई दुनिया बताओ हम लाएं कहां से। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण इस पर चर्चा का शुरू करेंगे। सौरभ गौड़ जी मेरे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं धर्म रक्षा संघ के। सौरभ जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आओ गले मिलो का नारा ये क्या राजनीतिक है, या फिर ये समाज को जोड़ने वाला है, या फिर इसके पीछे मंशा समाजवादियों की कुछ और है? देखिए, मैंने जैसे बताया कि आओ गले मिले, नारे में कोई कमी नहीं है। नारा तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। काश ये बात इन्होंने समाजवादी पार्टी वालों ने दिल से बोली होती। ये बात केवल इन्होंने वोटरों के लिए बोली है। चुनाव 2027 का इनको सामने दिखाई दे रहा है। और जो हमारे योगी जी ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया, और उसका इन्होंने जो असर देखा, केवल महाराष्ट्र में और हरियाणा में नहीं, इसका असर ये उत्तर प्रदेश में भी देख चुके हैं। और निश्चित रूप से जो अभी आपके बगल में खान साहब बैठे हैं, ये बता रहे थे कि मैं 99 हिंदुओं के बीच में अकेला रहता हूं और पूरी तरह सुरक्षित हूं। तो यही तो हमारे योगी जी ने बोला था कि 99 लोग हिंदुओं के बीच में। तो ये एक गले मुस्लिम किसको सुरक्षित रह मिलाना सकता है। चाहते हैं? ये किसको बार बार सपा वाले कह रहे हैं आओ गले मिलो? किसको, क्या है, किसको मिलाना चाह रहे हैं? ये गले केवल अपने जो वोटर हैं कौन? उनको मिलाना चाहते हैं। कौन वाले वोटर हैं? इनके वोटर भाई, जो अभी तक इनको जो वोट देते हैं वो तो आपको मैंने जैसे बताया, वो तो फिक्स है इनका कौन कि कौन? इनको मुस्लिम समाज का वोट मिलेगा ही। भाई, मुस्लिम समाज का पूरा वोट इनको मिलता है, इनकी जाति का लगभग वोट इनको मिलता है। इसके अलावा जो वोट इनको नहीं मिलते हैं, ये उनको जो गले लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि अपने लोगों को तो इनने गले पहले ही लगाया ही हुआ है। अब जिनके वोट इनको नहीं मिल रहे, उनको गले लगाने के लिए। इसमें गलत क्या है? कोई किसी राजनीतिक को गले प्रयास। लगा सकता है, इसमें एतराज आपको किस बात पे है? नहीं, हमें ऐतराज नहीं है, खूब लगाएं, आगे लगाएं, पर दिल से लगाएं। हमारा ऐतराज ये है, केवल ये दिखावटी गला, मतलब एक तरीके से जो तो मगरमच्छ वाले त्रिवेदी आंसू जी, होते हैं, वो नहीं त्रिवेदी होने जी चाहिए। अच्छे नियत से गले लगाते हैं भाजपा वाले? अब भाजपा वाले किस नियत से गले लगाते हैं नहीं लगाते, वो तो भाजपा वाले देख ही रहे हैं, आप लोग दुनिया भी देख रही है। आज इसीलिए केंद्र में भी भाजपा है और प्रदेश में भी भाजपा है। अगर उनकी नियत में समाजवादियों की तरह खोट होता तो शायद आज केंद्र में और प्रदेश में वो पर नहीं मुझे होते। एक बात का अफसोस है सौरभ जी, शरद त्रिवेदी ने आपको गले नहीं लगाया, आपको ऐसा नहीं, किनारा कोई कसा बात जैसे आपको पहचानते भी नहीं। आपसे गलती क्या हो गई? आपको पहचाने, आपको इस ग्रह का प्राणी मानने से मना कर दिया। नहीं, कोई बात नहीं, सब तरीके के लोग हैं। हम भी कुछ लोगों को पहचानने से इनकार कर सकते हैं। किसको? उनने जैसे अगर कर दिया तो आप ये किसको कोई पहचान, बहुत बड़ी चलो बात मैं चुनौती देता हूं इस पैनल में, किसको पहचानने से इनकार करते हो? पैनल में नहीं, वो मोदी नहीं, जी मैं को तो इनकार किसी कर को रहे भी हैं। नहीं कर रहा। मेरे लिए तो सब मेरे अपने हैं, सब मेरे प्रिय आज हैं। खिसिया मेरे गए लिए मैं। कोई गैर वो तो नहीं है। मोदी जी को बोल रहे थे, आप उसको सुनिए नहीं, कह रहे हैं मोदी जी को हम नहीं मानते, उनकी पॉलिसी हम नहीं मानते। नहीं, ऐसा नहीं कहा। अरे वो दुबई के उससे मिले गले, पूछिए उनसे। कल शेख लोग आए थे, उनसे गले मिले, वो कह रहे हैं अरे नहीं, हम शेखों नहीं। से मिला जा तो सकता वो है, तो ऐसा कह रहे हैं नहीं। हम नहीं पसंद करते उनकी बहुत सी नहीं, पॉलिसीज शेख, को। देखो उनके पास तेल है, पैसा है, तेल है, ठीक, तेल तेल है, तेल है, तेल है। आपके पास नहीं है हमारे पास कहाँ है? तो फिर कोई आपसे क्यों गले मिले? वही है, तो कह रहे तेल हैं। लाओ फिर गले मिलो। लो भाई। ऑलराइट, शरद त्रिवेदी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राजनीतिक रूप से इस विमर्श को बढ़ाने से ये प्रदेश की तरक्की होगी, या फिर पॉलिटिकली ये लोग डिवाइड करने की कोशिश करते हैं इस तरह का नारा देके? अच्छी नीयत के साथ है, या फिर इसके पीछे छिपा हुआ आपका और उनका एजेंडा है? मिश्र जी देखिए, मिले तो राहुल जी भी माननीय मोदी जी से थे, लेकिन उनका क्या इरादा था
उसके बाद गले मिलने के बाद उन्होंने आंख मारी थी, तो किस इरादे से गले मिला जा रहा है मैंने पहले भी कहा। और अगर जिस तरह ये गले मिल रहे हैं और जिस तरह इन्होंने मुसलमानों को अपना बनाया था, यही कांग्रेस ने भी किया था पिछले 70 साल में। जिस तरह मुसलमानों के लिए सेवा करी गई है, मुसलमानों को कब्रिस्तान, हज हाउस, हज सब्सिडी, हज टर्मिनल दिया गया है, अब तो मुसलमानों को तो सबसे आगे होना चाहिए था। क्यों आज सबसे आगे नहीं? क्योंकि मुसलमानों का, जैसे अभी खान साहब ने बहुत बहुत बड़ी खूबी से इस बात को कहा है कि सिर्फ उनका इस्तेमाल हुआ है। आपने खुद कहा है कि इनका ये राजनीतिक इफ्तारी हो रही थी, जो रोजे नहीं रखते थे वो इफ्तारी कर रहे, तो नमाज पढ़ने किसको कह रहे थे पता है जा रहा था। वो सुन रहे होंगे डिबेट को। अरे वो सरकारी मौलानाओं को कह रहे थे, आप किसी और की बात लाए। बड़ा मुकद्दस पर्व आज वो मुझसे भी नाराज है। उसका भी मजाक बन रहा था। हम तो कह रहे हैं कि आप करिए, लेकिन ये कि कम से कम धर्म का मजाक मत बनाइए। आज मुसलमान सबसे पिछड़े मुसलमान हैं, सबसे कम उद्योगपति मुसलमान हैं सब। तो ये अगर इतना इनके लिए क्या, इनकी इतनी सेवा करी गई थी, पर तो ऐसा क्या है कि 2 मिनट की आपकी तो स्पीच में 10 बार आपने मुसलमान मुसलमान मुसलमान, इतना क्या फोबिया है आपको? नहीं, फोबिया नहीं, हम कह रहे हैं वो हमारे हैं। हिंदू मुसलमान मत करो। सिवाय मुसलमान आज कुछ भी बोले? आप मुसलमान मुसलमान हम तो पहले मुसलमान। दिन से कह रहे हैं फोबिया कि अभी आप देखें कि हाल में इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति आए थे, उन्होंने, वो मुसलमान है, उन्होंने कहा था कि हमारा डीएनए भारत है का है जी। तो ये सबका डीएनए एक है। हम चीख चीख के कह रहे हैं कि साहब ये हिंदू मुसलमान में मत बांटिए। आप अल्पसंख्यक, अगर आप अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं तो क्या बहुत शुक्रिया सर। अल्पसंख्यक नहीं है? ओके, दीपक रंजन जी 168 ये तो कह रहे हैं कि सबका डीएनए एक है और आपके इरादे गलत हैं। हमारे इरादे कितने नेक हैं ये सब जानते हैं। देखिए, नेताजी ने एक नारा और दिया था कि कपड़ा रोटी सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। अगर इनको ये नारा नहीं पसंद है, अगर इनको ये नारा पसंद है, इसी को अमली जामा पहनाने का काम करें। ये बिल्कुल सही है कि सिंचाई भी मुफ्त हो, ये भी कहता है। हाँ, सिंचाई भी मुफ्त हो, इसी को अमली जामा पहना दें। भाई कोई नारा नहीं पसंद है। और देखिए, ये बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले नारों पर जो है कितनी राजनीतिक विसातें जो है सज जाती थी, कितने लोगों की सरकारें बन जाती थी, लोग उसको इम्प्लीमेंट करते थे। लेकिन आज की तारीख में सरकार क्या, आज काटने बांटने के अलावा कौन सा इनके पास नारा बचा हुआ? काम इन्होंने कुछ किया नहीं कि काम के आधार पर किसको गले, मुसलमानों के चक्कर में आपने ये नारा गढ़ा है और क्या यही तो कहना हमने चाहते हैं सब लोग? आपसी सद्भाव का मतलब होता है कि सद्भाव से, उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। कल आपने मंच पे देखा नहीं, सारे धर्मगुरु थे, सारे मौलवी थे, सारे मौलाना थे। पर सौरभ गौड़ तो कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के लिए है, आप सब लाए हो, उनसे गले मिलना चाह रहे हैं। गौड़ जी को आपके सम्मानित चैनल पे इन्होंने एक जाति विशेष को जिस तरीके से गाली देने का काम किया, इस व्यक्ति को माफी मांगनी चाहिए। कहाँ आपने तब तो कुछ बोला नहीं जब मैं उनसे फाइट कर रहा था। आप बीच में सन्नाटा खींचे थे। आप ही कहते हो कि भाई एक बार नहीं बोला इन्होंने, आप ही बोलते हो, आवाज नहीं निकली खान साहब। अरे आप ही बोलते हो कि अपने टाइम बोला, मेरा टाइम है, हम बोल तो रहे हैं। माफी मांगे, ये मांग तो चुके हैं। कहा कैसे माफी मांगे? ये माफी मांगना है। कहना अगर बुरा लगा और अगर ये है, अगर मगर ये क्यों लेकर के आगे उसने बीच में कह दिया तो क्या कर लो? दीपक रंजन जी, ये हम नहीं करेंगे। वही समाज जिसको उन्होंने गाली दी है ना, वो इनको बताएगा। मैंने क्या बताएगा? अच्छा, समाज को वोट से बताएगा। अभी 24 में बताया है ना, नहीं आप इनको कम्युनिटी को उकसा रहे हो, आप सौरभ गौड़ के खिलाफ उकसा रहे हो कम्युनिटी को। सौरभ गौड़ हम तो समझ ही नहीं पाए ना, कभी मोदी के ऊपर चढ़ जा रही है, कभी यादव के ऊपर। एक विचार है उनका, कौन सा एक विचार है उनका? ऐसा विचार अपने पास रखें। आप जैसे सम्मानित चैनल पे आकर के बोले ना, ये मैं माफी मंगवा लिया उनसे, आप जबरदस्ती मुद्दा बोला ही क्यों? मैंने जो बोला उस बात को, अरे कौन है समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या? गौड़, अच्छा ठीक है, गौड़ साहब का एक स्टैंड, एक विचार। अशरफ भाई को मैं आधा मिनट में जवाब दे दूंगा। अशरफ भाई ने कहा मुरादाबाद और बदायूं का जिक्र किया। देखिए, बदायूं में इन्हीं लोगों के वोट से दोनों सीट हम जीते। इन्हीं लोग मतलब इन्होंने भी वोट दिया, मुस्लिम भाइयों ने भी वोट दिया, मुस्लिम भाइयों ने वोट दिया। मानते हैं ये? नहीं क्यों नहीं मानते? हम उसके बाद देखिए रहा सवाल चार इन्हीं लोगों, अरे तो हमने भागीदारी भी तो दी 4 लोकसभा पहुंचाया, सांसद बनाया। एहसान किया? नहीं, हम क्यों एहसान करेंगे? हम एहसान क्यों करेंगे? अब अशरफ साहब की बात नहीं ये तो और उसका उपचुनाव में हमने कितने टिकट दिए? बोले। चलिए, जो हमारा मैसेज था इन तक गया है। कहीं ना कहीं इनको लगा कि नहीं, इंजेक्शन तो लग गया है, रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। और मैं तो चाहता हूं आपके जरिए अखिलेश जी अगर देख रहे हो तो बड़ी मेहरबानी होगी, कभी जो नहीं देखता दर्शक काट के नेता को भेज देते। बिल्कुल, और बड़ी मेहरबानी होगी। उसकी वजह यह है कि आप वोट हमारे लेते हैं, कम से कम जहां हमारी ये स्थिति है कि हम चुनाव जीत सकते हो 30% 35%, वहां क्यों नहीं दे रहे मुझे टिकट? आप रिप्रेजेंटेशन मेरी कैसे होगी? मेरी आवाज कैसे जाएगी? अब पार्लियामेंट ने मान लिया आपने 4 लोग आपके पहुंचे। अरे कुंदरकी में क्या परिणाम रहा?
कुनरकी क्या वजह थी? कुनरकी एनालिसिस करिए आप लोग। नहीं, हम लोग तो analysis कुनरकी कर के रहे हैं। एनालिसिस करिए कि वहां क्या हुआ। कुनरकी में आखिर क्या और अगर परिणाम आप था? नहीं लड़ सकते आज के डेट में इस पार्टी से जो ऑटो में कब्जा करती है, तो फिर आपके अपना फिल हो रहा है। हम नहीं, तो आपके हम साथ तो खड़े लड़े, हुए बड़े मजबूती के हैं, साथ हम तो लड़े। आपके साथ खड़े आपने हुए देखा होगा किस हैं। अब अगर मजबूती के लड़ना साथ तो लड़े। आपको जमीन पे है ना, आप चाहते लड़ाई भी हम ही कर लें। ये कोई बात होती है? लड़ाई तो आप लड़ोगे। नुपुर शर्मा का आप चाह रहे हो कि बुलडोजर, ये चाह रहे हैं कि आप बुलडोजर पार्टी चलवा को लो। आना चाहिए। हम नुपुर तो शर्मा का एक बुलडोजर वाकया चलवाएंगे। हुआ, सैकड़ों लोगों के खिलाफ एफआईआर हो गई। आप तमाशा उनके देख रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप जैसी All पार्टी जो कहती है हमारे वोट के दावेदार है, उसको आगे आना पड़ेगा। अच्छा, आज सोशल मीडिया पे बहुत मुसलमान लोग आपको बड़ा खराब लिख रहा है। आज जो पहले राउंड में बोले हो, क्यों? कोई खराब नहीं लिख रहा है, मैंने हकीकत बात कही है। जो खराब लिख रहा है वो अपनी अमाल के ऊपर जाने। अब क्या है, रोजेदार को रोजा कराना, जो रोजा है उसी को रोजा कराना चाहिए। काफी और खराब लिख रहे हैं हक सर। हलाल की कमाई से कराना चाहिए। उसमें जो रोजेदार नहीं है उसको नहीं बैठाना चाहिए। एक ने तो ये मैं लिखा है कह कि रहा एमएच खान पागल हैं। हाँ, हम क्यों पागल नहीं? तो ही हैं। ये कौन है ये तस्लीम खान? हाँ, जाहिल आदमी है तो क्या कहेगा? हैं? जाहिल है, उसको जानकारी दीन अरे की पढ़ा नहीं लिखा है भैया। अरे जानकारी दीन की नहीं है। मैं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, रोजेदार रोजा अफ्तार की पार्टी में उसी को बुलाना चाहिए जो रोजे रखता हो, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो। वही रोजेदार बगल में बैठ के तो हजरत पढ़ते हैं नमाज 5 टाइम की, उन्हीं की मैं बात कर रहा हाँ, वो सब कुछ नहीं चलता है। देखिए, अब यही सब बातें हैं। अब आपको जो है, जब आप गले लगाने की बात कर रहे हो हूं। हाँ। तो आप हिस्सेदारी भी देने की बात करो। हिस्सेदारी क्यों नहीं दोगे आप? किससे मांग रहे हो हिस्सेदारी? समाजवादी पार्टी से। बीजेपी तो देती ही नहीं है। बीजेपी तो एक टिकट नहीं बांटती है। समाजवादी पार्टी टिकट बांटती है। 36 एमएलए जीत के आते हैं, 3 एमएलए वाले को अपोजिशन लीडर बनाती है। मुसलमान गायब। कहां हिस्सेदारी दे रहे हो आप? आज तक इतिहास है, समाजवादी पार्टी ने कभी भी प्रदेश अध्यक्ष किसी मुसलमान को नहीं बनाया। अल्पसंख्यक सभा बनाए तो हैं। नहीं, अल्पसंख्यक सभा तो उसमें हम चले जाएंगे हिंदू क्या? एक भी मुसलमान को अध्यक्ष नहीं बनाया सर जी। अच्छा, इतिहास है ठीक है। समाजवादी अच्छा, पार्टी ब्रजेश का। शुक्ला जी को बुलाते हैं। नहीं, भाई समाजवादी ब्रजेश जी, ये पार्टी का बताइए, इतिहास है, किसी क्या मुसलमान ये को अध्यक्ष नहीं 27 बनाया। 2027 के लिए रोजा अफ्तार किया था, आप एक गए थे। डिसाइडिंग फैक्टर है? मोदी जी ने बटोगे कब तो किया? सर मोदी प्लीज जी ने वेट। जब किया। सर आप दोनों मायावती शांत जी हो ने कभी नहीं सर, आप किया। दोनों अरे क्या शांत हो। बात कर रहे कभी हैं? नहीं किया। ब्रजेश जी की क्या बात कर रहे हैं? कभी नहीं किया। अरे रोजा इफ्तार कभी कैसे नहीं नहीं किया। किया? कभी आप नहीं आप दोनों बात शांत हो नहीं जाएं, है। आप दोनों शांत हो जाएं। आप अरे समझ में नहीं नसीमुद्दीन है। करते आप थे। भोजन में ही हाँ, थे। ये बोल रहे हैं। ओके, ये बोल रहे हैं। ब्रजेश जी का ये वक्त। बोल रहे हैं। सर ब्रजेश जी ऐसा- का- सर ब्रजेश जी का वक्त है, आप लोग मत नसीमुद्दीन लें। सिद्दीकी सर, आप करते शांत थे। हो अरे जाएं। वो मायावती नहीं जी किया नहीं था, करती थी। मायावती जी ने किया था, ठीक ओके। नहीं थी। बिल्कुल ब्रजेश जी नहीं को उस इफ्तार में थी बताइए कि कि नहीं? नारों की वजह से 2027 का जो गेम प्लान है बीजेपी का और समाजवादी पार्टी का, क्या ये इसी गेम प्लान पे चलेंगे या ये यूज्ड नारे हैं, अब बिकेंगे नहीं? नहीं, ब्रजेश जी भी नारे और आएंगे सामने आपके। वास्तव में गेम प्लान यही है, एक्सपर्ट है, सोच यही रहेगा, रणनीति यही रहेगी। और इस रणनीति के तहत नए नए नारे गढ़े जाएंगे, कार्यकर्ता भी लाएंगे नारे गढ़ करके, बीजेपी में भी नारे गढ़े इसका जाएंगे। इम्पैक्ट क्या मानते हैं आप दोनों का? एक्सपर्ट है, जो मुख्यमंत्री ने रखा और जो बिल्कुल। अखिलेश यादव ने नारे हाँ, हाँ, ये दिए, बच के इसका निकल जाते ग्राउंड हैं। पर इम्पैक्ट क्या है? शुक्ला जी बच के निकल हाँ सर, जाते एक हैं। सेकंड शांत रहो थोड़ा सर। अपना impact आप बता क्या अपनी मुंह की बात Ground उनके पे- नहीं क्यों बोलो। नहीं भाई, जस्ट analysis वेट करना सर, तो जस्ट बता वेट। दें। नारे आप बोलने का- दो उनको, आप बोलो सर। ग्राउंड में एक नारे का प्रभाव देखा जा चुका है, थर्मामीटर लगा करके। महाराष्ट्र, कौन सा नारा? हरियाणा और दिल्ली में हाँ। एक नारा अभी कल आया है जी, उसका पूरा वो होना है। अब उस नारे का इम्पैक्ट कितना होता है धरती पे, उस पे आप जल्दी चर्चा करवाइएगा, क्योंकि ये नारा निकलेगा तो फिर दूर तलक जाएगा। ओके। अब कितना निकलता है वास्तव में, ये जो नारा हिट होगा तो कितना हिट होगा, ये आने वाला समय बताएगा। ये मुसलमानों को आकर्षित करने के लिए है या मार्जिनलाइज्ड को है या पिछड़ों को, शोषितों को वंचित करने के लिए या अपर कास्ट, किसके लिए, किसको लुभाने के लिए ये रखा गया है? ये नारा उन लोगों के लिए है जिन्होंने 2024 में समाजवादी पार्टी को वोट दिया। समाजवादी पार्टी इस बात से आशंकित है कि कहीं ऐसा न हो कि उस वोट, नई रणनीति के तहत बीजेपी उस वोट बैंक को अपनी तरफ करने का प्रयास करे जो 2024 में लोकसभा चुनाव में उनके साथ थी, और वो यदि बिखरी तो भी समाजवादी पार्टी का 2027 कठिन हो जाएगा।
तो उसको संगठित रखने के लिए, उसको मजबूती के साथ रखने के लिए ये नारा दिया गया है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आज शाम आप सब ने अपना अपना कीमती वक्त इस परिचर्चा के लिए निकाला, और विशेष धन्यवाद बहनों भाइयों आपका कि आप इतनी शिद्दत के साथ इस परिचर्चा में सम्मिलित करते हैं, प्रतिभाग करते हैं और अपने कमेंट्स भी हमें उपलब्ध कराते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते।